Headlines presented by पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। और जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब तरमीमी बिल पर लोकसभा में मंजूरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हसन मसूदी ने कहा सिर्फ मुंतखब असेंबली को करने चाहिए ऐसे फैसले। कहा 370 की मनसूखी के बाद सब कुछ ठीक हुआ तो मनफी दर्जे हरारत में सड़कों पर क्यों आए लद्दाख के लोग। एनडीए के दोबारा इक़्तिदार में आने का कोई इम्कान नहीं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी का बयान। कहा इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन। तमाम सीटों पर अलायंस की जीत का किया दावा। 400 से ज्यादा सीटें लाने की बीजेपी के दावे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा बीजेपी के पास है जादू का चिराग, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो शायद वो जीत जाए। वक्त फैसला करेगा कि जम्मू कश्मीर में कौन कितनी सीटें जीतेगा। नरेंद्र मोदी की मुतहरिक क़यादत में एनडीए करेगी 400 से ज्यादा सीटें हासिल। सीनियर बीजेपी लीडर प्रिया सेठी का बयान। कहा मोदी हुकूमत ने की है तमाम तबकात के लोगों के लिए फलाही स्कीमें शुरू। दिल्ली में लश्कर तैयबा मॉड्यूल का एक मेंबर गिरफ्तार। जिला कुपवारा में सरगर्म मॉड्यूल का मेंबर गिरफ्तार किया गया। असलहा गोला बारूद हासिल करने में अदा किया है अहम किरदार। एलओसी के पार से हासिल करने में अहम रोल। रियाज अहमद के तौर पर हुई है शिनाख्त। presented by पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। महासंग्राम 2024 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। सबसे पहले खबर हिमाचल प्रदेश से। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश यूनिट की सदर प्रतिभा सिंह ने हाल ही में कहा है कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को रियासत से राज्यसभा के लिए मुंतखब किया जा सकता है। ये उन कयास आराइयों के दरमियान सामने आया कि गांधी खानदान से कोई हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का रुकन बन सकता है। हिमाचल कांग्रेस लीडरों ने यह भी कहा कि ये मुमकिन है और हम इनसे बात करेंगे। सोनिया गांधी ने सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए रोजमर्रा की सियासत से किनारा कशी इख्तियार की है। अब सवाल ये है कि अगर वो राज्यसभा के लिए मुंतखब होती हैं तो क्या प्रियंका आइंदा आम इंतखाबात में उनकी जगह लेने वाली है। हमारे पास अब शीर्ष नेतृत्व है। सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, इनसे भी हम पेशकश करेंगे कि अगर वो यहाँ से राज्यसभा में जाना चाहती है तो हमारी पूरी सहमति होगी। हम पूरा जोर लगाकर उनको विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास करें। हमारे साथी रणबीर सिंह शिमला से जुड़े हुए हैं। रणबीर, जो ये बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरह की कयास आराइयां भी की जा रही हैं कि हो सकता है सोनिया गांधी जो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए आ जाए और उसके बाद क्या ऐसा होगा कि प्रियंका गांधी उनकी जगह लेंगी, तो इस सब के बीच में पूरा कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है। रणबीर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हो सकता जी जी रणबीर जी मुनज़्ज़त, देखिए सियासी गलियारों में भी यही चर्चाएं हैं कि सोनिया गांधी हिमाचल से राज्यसभा में जा सकती हैं। इसको लेकर अलग अलग बातें चल रही हैं। बहुत सारे विधायकों से भी हमारी बात हुई, न केवल मुख्यमंत्री से इस मसले पर बातचीत हुई है। तो मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि उन्हें जो है खुशी होगी कि गांधी परिवार से कोई, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, वो यहाँ से राज्यसभा में जाए। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा है वो सोनिया गांधी के नाम पर ही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में सोनिया गांधी नजर नहीं आती हैं। उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है और शिमला उनका लगातार आना जाना रहता है। प्रियंका गांधी वाड्रा का घर यहाँ शिमला में भी है। तो ये हो सकता है कि कांग्रेस की एक रणनीति हो सकती है कि चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव, वो सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी। अगर वो सूरत में चुनाव नहीं लड़ती हैं, रायबरेली से वो चुनाव लड़ती हैं,
तो यहाँ राज्यसभा से वो जा सकती हैं। हालांकि अभी ये कयास है कि उनकी जगह पर प्रियंका गांधी जो है रायबरेली सीट से, जो सेफ सीट मानी जाती है कांग्रेस की, वहां से वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि 15 तारीख को जो है नॉमिनेशन है, 15 फरवरी को, और 27 फरवरी को चुनाव है। तो शायद 14 फरवरी तक ये तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। इसको लेकर मंथन भी बहुत चल रहा है। और कांग्रेस से अगर दूसरे नेताओं के नाम करें जिन्हें राज्यसभा भेजने के नामों की जो चर्चा है वो बहुत ज्यादा नहीं है। पूर्व में जो राज्यसभा के मेंबर यहाँ से रहे हैं, जिसमें आनंद शर्मा हो, विप्लव ठाकुर हो, उन्हें ये माना जा रहा है कि शायद उन पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। तो कयास तो यही है कि क्या सोनिया गांधी जो है इस पर मान जाएंगी, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत इच्छा पर भी निर्भर करता है कि क्या वो एक्टिव पॉलिटिक्स में अगर वो नहीं रहना चाहती, क्या वो राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकती है या नहीं। तो ये थोड़ा देखना होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि लोकसभा चुनावों को लेकर भी अभी प्रत्याशियों का चयन होना है। मुख्यमंत्री दिल्ली में है। पिछले कल शाम ही प्रतिभा सिंह डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री की जो बैठक है, जो हिमाचल मामलों के प्रभारी है राजीव शुक्ला, उनके साथ जो है बैठक हुई है। तो कुल मिलाकर अभी न केवल लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों को लेकर, उससे पहले ये जो राज्यसभा से जो एक सीट खाली हुई है, जेपी नड्डा यहाँ से राज्यसभा सांसद थे, उनका टेन्योर जो है खत्म हो गया है, तो अब उनकी जगह एक सीट खाली हुई है। तो यहाँ से एक जो है, जिस तरह से कांग्रेस का बहुमत है, 40 सीटें हैं, कांग्रेस का ही प्रतिनिधि जाएगा। तो कयास यही है और सियासी गलियारों में भी यही चर्चा है कि सोनिया गांधी का नाम प्रमुख तौर पर निकल कर आ रहा है कि सोनिया गांधी यहाँ से राज्यसभा सांसद हो सकती हैं। लेकिन सीधे तौर पर अभी कोई इसके बारे में खुलकर नहीं कह रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बड़े तमाम आला नेता हैं, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं या अन्य नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी सहमति इस पर है कि सोनिया गांधी यहाँ से राज्यसभा के लिए जाएं तो एक प्रतिनिधित्व यहाँ से हो सकता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की सियासत को यहाँ पर देखें, गांधी परिवार को देखें, तो एक सेफ सीट जो मानी जाती है रायबरेली, वहां पर प्रियंका गांधी उतर सकती हैं। हालांकि सोनिया गांधी का जो चुनाव क्षेत्र है वो कर्नाटक भी रहा हुआ, बेल्लारी से भी वो चुनाव जीती हैं, 5 दफा की एमपी हैं। तो यहां पर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन चर्चाएं जो है सोनिया गांधी के नाम पर है। मुन्नजा, माना जा रहा है लोकसभा से राज्यसभा के लिए जो है सोनिया गांधी आएंगी। और इसके हवाले से कल की अगर हम वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच भी सुने तो उसमें उन्होंने ये जिक्र भी किया और उन्होंने ये हवाला भी दिया कि ओपोजिशन के कई जो लोकसभा मेंबर्स हैं वो राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक इशारा उन्होंने वहाँ पर भी दिया। तो इस हवाले से जो अभी पूरी बात हो रही है, इसके हवाले से कोई बीजेपी का भी रिएक्शन आया हो? भाजपा की तरफ से अभी तक किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है। खासकर गांधी परिवार को लेकर भाजपा जरूर हमलावर रही है, लेकिन यहाँ पर भाजपा चाहे सियासी तौर पर हमले करे या परिवारवाद का मुद्दा जो वो उठाएं, तो उससे हासिल भाजपा को कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुमत जो है वो कांग्रेस के पास है। 68 में से 40 विधायक कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में यहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नुमाइंदा जाएगा, उस पर किसी को उस पर जो है केवल मंथन इस बात पर किया जा रहा है कांग्रेस के भीतर कि वो प्रत्याशी कौन होगा, वो प्रतिनिधि कौन होगा, वो नेता कौन होगा जिसे राज्यसभा भेजा जाना है। भाजपा की तरफ से इसको लेकर फिलहाल किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया, यहाँ पर प्रमुख तौर पर नाम जो है सोनिया गांधी का ही लिया जा रहा है। लेकिन थोड़ा हमें और इंतजार करना होगा, क्योंकि 15 तारीख को नॉमिनेशन है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद 1-2 दिन में यह तय हो जाए। पार्टी आला कमान की तरफ से कोई हरी झंडी इसको लेकर मिल सकती है, या गांधी परिवार की तरफ से कोई सहमति इस पर बनती है या नहीं, और इसके जो है सियासी नफा नुकसान क्या हो सकते हैं, इसको लेकर भी अभी मंथन होना है। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री दिल्ली में ही है और बिल्कुल, रणबीर, इन मुख्यमंत्री तमाम शायद बातों पर 8 जो है फरवरी अभी जो है चर्चा होनी है, बातचीत होनी है और आलाकमान कांग्रेस की भी इस पर जो है प्रॉपर डिसीजन लेगी, उसके बाद ही कोई फैसला सबके सामने आएगा। बहरहाल तमाम जानकारी के लिए रणबीर राव का बेहद शुक्रिया। महासंग्राम 2024 में आगे जाने की जम्मू कश्मीर की सियासत के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उस दावे पर जम्मू कश्मीर में जबरदस्त सियासी लड़ाई छिड़ गई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया था कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत लेगी। जम्मू कश्मीर में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने इस दावे पर बीजेपी क़यादत को आड़े हाथों लिया है। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस जम्मू कश्मीर सदर विकारुस सुलवानी ने दावा किया कि बीजेपी अक्सरियत के निशान को भी नहीं छुएगी। ताहम बीजेपी लीडर प्रिया सेठी ने कहा कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत लेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। अब तो इलेक्शन है, अब वो 500 भी बोलेंगे, जहां भी उनके चेहरे 50 पार तो ये पार बोलते रहे। बोलने और हवा में उड़ाने वाली बड़ी बात है। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार बीजेपी को कम से कम मेजॉरिटी नहीं आएगी। बिल्कुल होने जा रहा है, बहुत कॉन्फिडेंटली होने जा रहा है। मुझे लगता है 400 पार ही नहीं, 400 जो आप अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो इस जो लोकसभा के इलेक्शंस होंगे 2024 के, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि इन 10 सालों के अंदर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर इस गवर्नमेंट ने बहुत असंख्य काम किया है। प्राइम मिनिस्टर के पार्लियामेंट के स्पीच के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी और कांग्रेस सीनियर लीडर जगदीप सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 JKLH में। सबसे पहले जगदीप सिंह साहब, आप ही से पूछूंगी कि कल जो वजीर आजम की स्पीच रही पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने दावा किया कि एनडीए जो है 400 के करीब सीटें लाएगा और बीजेपी की उसमें से 370 होंगी। अब ये जो उन्होंने दावा किया है उसको लेकर आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा ओपोजिशन की तरफ से रिएक्शन आ रहा है कि इस तरह की बस हवाई बातें की जा रही है, जबकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वजह यह है कि दूसरे टर्म में उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं। 370, राम मंदिर, हर तरह के जो उन्होंने अपने मैंडेट में पहले बार 2014 में जो उन्होंने बातें की थी वो उन्होंने पूरी की है और यही वजह है कि इतने कॉन्फिडेंट है कि एनडीए 400 पार कर जाएगा। आपका शुक्रिया और आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुखारबिंद से निकला ये वक्तव्य, जिसमें वो इतने बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की बात कर रहे हैं, केवल और केवल इस बात का घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में चूर होकर अपने दंभ और अपने अहम को प्रदर्शित करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। मैं एक ताजा और जीवंत मिसाल के साथ आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप आज का सर्वोच्च न्यायालय का वो बयान देखें जो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को लेकर आया, जिसमें ये कहा गया कि ये लोकतंत्र की हत्या है, तो अब मेरा सवाल सीधा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही अपने आप को इतना ही विश्वास मानती है कि वो निश्चित तौर पर इतने बड़े अंतर से जीतेगी, तो फिर इस तरीके की जो शर्मनाक हरकतें हैं वो भी लोकतंत्र के साथ गहरा मजाक है, एक तरह से गला रेतने जैसी बात है, जो मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस देश का। तो वो ये बताता है, इस बात की ओर इंगित करता है कि जो कहा जा रहा है, जिसका दावा किया जा रहा है, वो हकीकत में
वाकया वो चीजें नहीं है जो दिखाने जगदीप जी, की जो आप कोशिश हवाला दे रहे हैं वो बात भी सही है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या फिर हम जजों के हवाले से जो आपने स्टेटमेंट का एक तरह से रेफरेंस यहाँ पे दिया है वो भी माना जाए, लेकिन उसके बरक्स जिस तरह से हम चुनाव में रिस्पांस देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सही है। बीजेपी का अगर कॉन्फिडेंस आ भी रहा है तो वो जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं उस वजह से भी है। दूसरा ये कि जो खुद पीएम ने अपनी स्पीच में कहा कि ओपोजिशन का जो आज हाल है वो कांग्रेस की वजह से है, कांग्रेस के पास मौका था कि ओपोजिशन को लीड करे लेकिन उसमें भी नाकाम हो गई, और उन्होंने कहा कि अब क्षमता ही नहीं बची है इनमें कि ये इलेक्शंस लड़ सके। प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा मैं ससम्मान ये कहने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से वो ये दिखाने की या जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार की कोई रार है और गठबंधन जो है वो सही ढंग से नहीं चल रहा, तो मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। और रही बात मुद्दों की, जैसा आपने हवाला दिया कि भारतीय जनता पार्टी अनुच्छेद 370 की टूटन की बात करती है, श्री राम मंदिर की अधूरे प्राण प्रतिष्ठा का दावा करती है, लेकिन जो बुनियादी मसले हैं मुर्तजा जी, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, और अगर हम बात करें आज जिस तरीके से आप हंगर इंडेक्स से शुरू हो जाएं और दुनिया भर के वो बुनियादी मसले मसाइल जो आम आदमी से जुड़े हैं, जो सीधा प्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं एक सामान्य जनमानस के जीवन में, उनमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चूकी है। लिहाजा आप देखेंगे कि आने वाले ठीक, तो जगदीप जी आपका मुद्दा यह है कि जो असल इश्यूज है, आम लोगों के दरमियान के जो इश्यूज है उन पर बात नहीं होती है, उन पर काम नहीं होती है, लेकिन बात होती है कि कांग्रेस के पास कितनी क्षमता है। इसका जवाब हम अभिजीत जी से ही लेंगे। अभिजीत जी, जो पॉइंट जगदीप जी ने रेज किया है वो ये कि जो महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, उसकी बात न करते हुए हम सुनते हैं कि नेहरू की जो स्पीच है उसका रेफरेंस दिया जाता है, इंदिरा गांधी की जो स्पीच रही है उसका कॉन्टेक्स्ट जो है उसका कॉन्टेक्स्ट बिना ही एक कोट जो है, एक स्टेटमेंट जो है वो रेफर किया जाता है और कहा जाता है कि देखिए कांग्रेस का तो पहले से ही अपने मुल्क में कोई भरोसा था नहीं, अपने लोगों में कॉन्फिडेंस था ही नहीं, और वो आज खुद कांग्रेस में वो हाल दिख रहा है। ये किस हद तक सही है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। आप एक चीज को समझिए कि जो भी आज आंकड़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ऑब्वियसली एक आंकड़े की बहुत बड़ी बात आती है। अब आंकड़ा इसलिए होता है कि जब आप सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ काम करते हैं, ना कि केवल एक परिवार के लिए काम करते हैं, तो देश सारा आपके साथ चलता है। 2014 की जब अब बात आई तब भी कांग्रेस ने बड़ा कुछ कहा, लेकिन देश ने पूरा साथ भारतीय जनता पार्टी का दिया। 2019 की जब बात आई तब भी कांग्रेस वालों ने कुछ और आंकड़े देने की कोशिश की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उससे भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब 2024 की भी आप देख लीजिएगा कि इससे भी बढ़ चढ़कर हमारे पास जो आंकड़े आएंगे, और ये विश्वास आपको तभी आता है जब आप सबका साथ सबका विकास करते हैं कि समझिए। लेकिन इसके बनिस्बत जब आप कंपैरिजन करते हैं कांग्रेस के साथ, तो 3 डिजिट की पार्टी 2 डिजिट में और 2 डिजिट सब सिंगल डिजिट की तरफ ये लोग तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश किसी और निकल चुका है। देश अब ये चाह चुका है कि हमने 2047 में एक विकसित देश बनाना है। आज आप देख लीजिए, क्योंकि कंपैरिजन आपका किसके साथ किया जाएगा? अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कंपैरिजन करेंगे तो उन्हीं के साथ कंपैरिजन करेंगे जिन्होंने आज तक इस देश को रूल या मिसरूल किया, उनके साथ कंपैरिजन करेंगे। अभिजीत जी, विश्वास की बात हम होती ड्रॉ है। कर रहे हैं या फिर हम ये दिखा रहे हैं कि देखिए उन्होंने क्या हाल किया था? क्योंकि हम एक अलग एरा की बात कर रहे हैं, हम एक अलग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जो उस वक्त का वक्त अलग था, इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी और वो वक्त अलग था, उभर रहा था, धीरे धीरे बिल्ड करना था नेशन को। कंपैरिजन किस तरह से ड्रॉ होगा कंप्लीट करने के लिए? 9 साल का हमारा कार्यकाल है और 60-70 साल का करीब इनका कार्यकाल है। दोनों का कंपैरिजन इस तरह से बनता है कि 2014 में हम लोग 10वें नंबर थे, कि तब भी 2013 में हम लोग 11वें नंबर में थे। लेकिन पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी, आप पीछे ज्यादा ना जाए, मैं तो सिर्फ आपको 8-9 साल पीछे लेकर जा रहा हूं। 2013 में जब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो ग्रोथ पर थी, हमारा देश डी ग्रोथ पर था, यानी कि हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। आज आपके सामने IMF बोलता है कि 2028 में आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनकर तीसरे नंबर पर आएंगे। ये भी 8-9 साल में हुआ। यही पिछले 4-5 साल के अंदर आपके सामने आंकड़े हैं कि 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर कर ऊपर आ गए। ये आंकड़े हमारे तो नहीं है। अगर आप 10% से ज्यादा पॉपुलेशन को 5 साल में निकालकर गरीबी रेखा से बाहर लेकर आते हैं तो 60-70 साल आपके पास देश के पास थे।
60-70 साल कांग्रेस ने क्या किया? तो कंपैरिजन तो उन्हीं के साथ बनेगा। हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, ये बात कहते हैं कि आम इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है अभिजीत जी, आप सही कह रहे हैं कि कंपैरिजन हम पिछली हुकूमत से ही करेंगे जिसकी पहले हुकूमत रही होगी कांग्रेस की, लेकिन हम इतना भी पीछे नहीं जाएंगे कि सीधा हम उस एरा में नेहरू इंदिरा गांधी एरा में चले जाएंगे। बहरहाल आपका कंपैरिजन भी सही है कि अगर हम बात करें ग्रोथ की तो किस हद तक ग्रोथ बढ़ी है इन सालों में। जगदीप जी से ही जानेंगे। जगदीप जी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, वज़ीर आज़म ने इसका भी हवाला दिया और कहा कि ओपोजिशन ये कहती है कि ये तो खुद से हो जाता। खुद से कैसे हो जाता जब तक कि गवर्नमेंट इस पर काम नहीं कर रही है? मुनज्जा जी, एक मरतबा फिर से शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये इल्तिजा करूंगा कि मुझे 2 से 3 मिनट का वक्फा आप जरूर दीजिए ताकि मैं पूरी बात को मुकम्मल ढंग से रख सकूं। पहली तो बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जैसे अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने बात करने की कोशिश की और ये जतलाने का प्रयास किया कि तुलनात्मक ढंग से पहले की तत्कालीन सरकारें और वो भी आजादी के बाद से लेकर अब तक की सरकारें और मौजूदा कार्यकाल में क्या फर्क है, तो मैं पहले तो ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े आला दर्जे के जो प्रवक्ता है वो कई बड़े चैनल्स पर जाकर नेहरू जी के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी गलत बयानी कर चुके हैं जिनको कई मर्तबा जो है अलग अलग मंचों से हमने सिद्ध भी किया। दूसरी सबसे अहम तरीन बात हमें समझनी होगी, जैसे ये भाई साहब हवाला दे रहे हैं कि 2014 के बाद परिस्थितियां सुधरी। माफ कीजिएगा, आज की खबर मैं आपको बता दूं कि 36% के करीब जब ओपेक कंट्री से मिलने वाले कच्चे तेल में गिरावट आई, बावजूद उसके पिछले 3 सालों में हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हुई और ये एक रिकॉर्ड बना कि डीजल पेट्रोल से महंगा जो है वो बिका। जम्मू कश्मीर की आप बात कर लीजिए, बेरोजगारी के मामले में आज जम्मू कश्मीर नंबर 1 है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले कहा, बुनियादी मसले मसाइलों से जनता का ध्यान एक तरफ खींचते हुए धर्म को आधार बनाकर ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसे समझना होगा कि अब ये देश साक्षर हो चुका है। जगदीप साहब, वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि मुल्क को बांटने वाला काम कांग्रेस ने किया है, मुल्क को बांटते रहे हैं और ओबीसी के नाम पे भी बांटते रहे। उन्होंने कहा मैं खुद ओबीसी हूं, तो बार बार ओबीसी का हवाला कांग्रेस क्यों देती है? मुर्तजा जी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको। पहली तो बात यह है, कांग्रेस एक सेकुलर जमात है और इसे किसी भूमिका की जरूरत नहीं है, ये एक सच बात है। आप मुझे बताइए, आज इस देश के अंदर क्या धर्म के नाम पर सियासत नहीं हो रही? क्यों कहना पड़ा कांग्रेस के तमाम आला नेताओं को कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो एक राजनीतिक परियोजना है? हमें ये समझना होगा कि आज देश के बुनियादी मसले क्या हैं। आज इस देश के बेरोजगार युवा को रोजगार चाहिए। आज गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को, एक तरफ माफ कीजिएगा ये दावा करते हैं कि हमने गरीबी रेखा से इतने लोगों को ऊपर ला दिया, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की जब बात आती है तो ये खुद में परस्पर विरोधी बातें नहीं दिखाई देती क्या? हमें ये समझना होगा। अभिजीत जी से अब इस बारे में जानना चाहूंगी। अभिजीत जी, जो आपने बातें सुनी और जिस तरह से जगदीप जी कह रहे हैं कि धर्म पर हम क्यों आ जाते हैं, वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि उन्होंने लोगों के मन की बात जो है समझ ली है, उन्होंने लोगों के मन की इच्छाओं को समझा है। और दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन लगातार हमला बोलती रही है बीजेपी पर कि धर्म का कार्ड खेला जा रहा है, तो क्या लोगों के मन में ये है, धर्म को लेकर के जो इच्छाएं हैं हिडन विद इन समवेयर इन देयर हार्ट्स, वो कहीं ना कहीं भांप लिया गया है और उसको लेकर के ही जो है बीजेपी सियासत करती है? क्या ऐसा कुछ है? मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुजस्सा साहब कि मुझे भी जरा आप आराम से जरा 2 मिनट दीजिएगा प्लीज, मुझे बीच में ना टोकिएगा, मैं आपको कंप्लीट करता हूं अपनी बात को। धर्म की बात कौन सी पार्टी करती है? धर्म की बात वो वाली पार्टी कर रही है 1984 के दंगे, सबको पता है किस धर्म विशेष के होकर किनके गलों में टायरें डालकर किनको जलाया गया था, क्या किया गया था। और एक प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठा हुआ इंसान कहता है जब एक बड़ा वृक्ष गिरता है तो उसके नीचे छोटे छोटे वृक्ष तो रोंदे जाते हैं। धर्म की बात कौन करता है? आज आप देख लीजिए, अगर 2000 रुपया भी केंद्र से आता तो सायरा बानो के खाते में भी आता और गीता देवी के खाते में भी आता है। जो एम्स बन रहे हैं, जो IIT बन रहे हैं, जो टनल्स बन रही है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस बन रहे हैं, क्या उनके बाहर बोर्ड लगाया हुआ है कि केवल हिंदुओं के लिए और मुसलमान नहीं बैठ सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं। आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के चलते सभी की अपलिफ्टमेंट हो रही है। जब मैं 18 करोड़ गरीबों की बात करता हूं जो गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए, तो उसके अंदर हिंदू भी है और मुसलमान भी है। और एक बात याद रखिएगा, ये हिंदू मुसलमान की सियासत केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं करती है, बाकी तो सभी पार्टियां इसी के ऊपर ही टिकी हुई है। खासकर ये कांग्रेस की पार्टी तो हमेशा इसी के ऊपर उन्होंने आज तक अपना वोट बैंक बटोरा हुआ है। और मैं एक बात बताता हूं कि हम क्यों कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, उसका कारण है, उसका कारण आपके सामने है कि हमने जब बात की अंत्योदय की कि जो
अभिजीत कतार जी, में आपने सबसे आते सुना हैं कि उस तक- जगदीप जी देखो, कह रहे थे प्लीज, कि ये तो प्लीज, सेक्युलर पार्टी है। मुझे सुन लीजिए ना, इनकी सेकुलरिज्म की एग्जांपल मैंने 1984 की आपको दे दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्हीं के प्रधानमंत्री जगदीप जी। बोलते थे कि हम यहाँ से 10 रुपए भेजते हैं तो नीचे 1 रुपया पहुंचता हो, बाकी के 9 कहां जाते थे, जरा ये जवाब दे दे। आज जब डीबीटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के चलते जब सारे का सारा पैसा लोगों तक पहुंचा तो लोग तरक्की कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त राशन जा रहा है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आती है। इनको क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर जाता है, और अगर मिल रहा है लोगों को तो कोरोना ठीक है, के बाद लास्ट कमेंट क्योंकि ये चाहूंगी चीज़ जगदीप जी से। लोगों को सबकी बात, ठीक है, लेकिन एक आपने- बात को समझिएगा कि इनकी मंशा एक केवल और बात केवल यह है ये है कि कि फिर से अभिजीत हम जी वो जब हिंदू अपनी मुसलमान बात करवाएं रखते जो हैं, ये आज तक करवाते रहे हैं। अभिजीत जी एक मिनट दीजिए। जब अभिजीत जी अपनी बात रखते हैं तो वही चिरपरिचित अंदाज है, वही दो चार रटी रटाई बातें हैं। ये 1984 की बात करते हैं तो इत्तेफाक के साथ मैं खुद 84 का व्यक्तिगत तौर पर विक्टिम रहा हूं, और मैं आपको ये बता दूं कि सर अगर हम उन कांग्रेस इंसिडेंट्स, ने- उन इवेंट्स पे ना जाकर ये बात करें कि जो मैं आ रहा हूं ना पॉइंट्स जी, मैं अभिजीत जी बिल्कुल ने उसी रखे पे आ हैं रहा कि हूं। लोगों तक जो काम पहुंच रहा है, जो सबके अकाउंट में बराबर बिना कोई नाम देखे, बिना कि ये किस धर्म से है, वो पहुंच रहा है, योजनाओं का लाभ जो है लोगों तक पहुंच रहा है, वो किस हद तक हकीकत है? उस पे आ रहा हूं, लेकिन ये 84 की बात कर रहे हैं तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस ने उसका पश्चाताप भी किया और इस देश को एक सिख प्रधानमंत्री 2 मर्तबा मिला। चलिए, एनी हाउ, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। ये जिस विकास की बात गलती की करते तो हैं, सिख मुझे प्रधानमंत्री बताइए, बना दिया। आयुष्मान वो जिनके घर के परियोजना जीप की चले बात गए थे, 3000 करोड़ जिनके का लोग मारे गए थे, उनके क्या घर वालों को वापस ला सकते हैं? ये कौन सी एक्सप्लेनेशन है? ये न्यूज 18 पे किस तरह की एक्सप्लेनेशन? आज तक किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने ये वाली एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी होगी। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण एक्सप्लेनेशन है कि पहले हमने सिखों का खून बहाया, उसके बाद एक सिख प्रधानमंत्री बना दिया, तो हमारे हाथ जो है वो साफ हो गए उस पाप से। वो हाथ आपके जो खून से रंगे वो धुल नहीं सकते हैं। किस तरह की बात करते हैं आप? क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात है आपकी ये। और आज जब इतने बड़े बड़े गड़बड़ झाले होते हैं तो उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है, और एक दावा बता ये दीजिए, किया जाता है ये कि बड़ी यूपीआई ईमानदारी के से काम दौर चल के रहा है। अंदर, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौर के अंदर माफ 363 कीजिएगा, करोड़ भारत रुपया तो माला झारखंड में परिषद आपके की बंदे बात से पकड़ा गया, अयोध्या विकास आपके एमपी से परिषद की पकड़ा गया बात 363 करोड़ आपके रुपया। फरीदाबाद ठेले लगाने वाला भी 10 रुपए की एक मूंगफली जो है ठेकेदार बहरहाल UPI से अभिजीत जी, 5 जगदीप तो आपके साहब, 363 वक्त की कमी है, आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन 400 का आंकड़ा एनडीए पार करेगी कि नहीं, या फिर कांग्रेस की जो जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है उसमें कुछ बेहतरी आती है कि नहीं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अभिजीत जसरोटिया साहब, जगदीप सिंह साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महासंग्राम 2024 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ। आदाब।